ब्लड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उसको पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड और पढ़ेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब आप सोचोगे कि कॉम्पोजिशन तो हमने पहले भी पढ़ चुकी है, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे कॉम्पोजिशन में, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बताने वाली हूँ। पहले हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंक्शन समझ में आ जाएंगे तो उसका कॉम्पोजिशन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फंक्शन है ब्लड का, वो है क्या, ट्रांसपोर्ट का। ये हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ लिया है, बॉडी फ्लूइड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? फर्स्ट, गैसेस। कौन सी गैसेस? जैसे ही हम सांस लेते हैं तो बाहर से हम एयर को इनहेल करते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? ओनली ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन को ले लेता है कौन? हमारे लंग्स के अंदर एल्वेलाई। एल्वेलाई से वो ऑक्सीजन कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाती है? ब्लड में। और वो ऑक्सीजन को जाना कहाँ पर होता है? टिश्यू के पास में। तो लंग्स के अंदर जो एल्वेलाई होता है वहां से ऑक्सीजन ब्लड में बैठ जाता है और ब्लड से वो लेकर जाता है कहाँ तक? टिश्यू तक। और ब्लड से ऑक्सीजन उतर जाता है, कहाँ चले जाता है? टिश्यू के पास। तो किसका ट्रांसपोर्ट हो गया? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। बाहर एनवायरमेंट से आपके बॉडी के टिश्यू के अंदर तक चला गया। कौन हेल्प किया? उसने, ब्लड ने उसको हेल्प किया। अब आपके टिश्यूज में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर कुछ फंक्शंस हुए और उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बना, और उस वेस्ट प्रोडक्ट का एक नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे लिए तो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, उल्टा वो टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट के लिए भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। तो ये हो जाएगा क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और भी गैसेस होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या? न्यूट्रिएंट्स की। अगर आप कुछ टैबलेट्स लेते हैं विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की, या आप कोई फ्रूट खाते हैं जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, या जो भी कुछ खाना खाते हैं इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, आपने वो खा लिया, वो आपके केवल स्टमक के अंदर है, वहां पे डाइजेस्ट होगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सबसे स्मॉलर यूनिट्स में आ जाएंगे वो न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड अपने अंदर ले लेगा। ब्लड फिर क्या करेगा? अलग अलग पार्ट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स को भेजता रहेगा। लाइक अगर हम बात करें विटामिन की, तो बोलते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए या आईज के लिए विटामिन ए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम मिनरल्स की बात करें, जो कैल्शियम होता है आपकी बोन्स के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आप विटामिन ए भी अपने मुंह से खाते हो, कैल्शियम भी अपने मुंह से खाते हो, और ये दोनों चीजें, मिनरल और विटामिन, आपके स्टमक में जाती है। एक हड्डी की जगह जाना है कैल्शियम को, और विटामिन को कहाँ जाना? आइस के पास जाना है। तो जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वो ब्लड हेल्प करेगा। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? प्रोटीन्स की। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर प्रोटीन्स होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में यूज होते हैं। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उन अमाइनो एसिड्स के, उन प्रोटीन्स के। जैसे कि हमने एक पढ़ा था क्या? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी बनाती है इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो एंटीबॉडी एक प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। वो कहाँ से आएगा? खाने में तो प्रोटीन प्रेजेंट है, लेकिन खाना पेट में ही है ना, और उसको ब्लड में जाना है बनने के लिए, बोन में जाना है कुछ दूसरे काम के लिए, तो वो भी ब्लड प्रोटीन को लेकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा हमारी बॉडी में। अब वो हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ जाता है और क्या काम करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने में। वो सारी चीजें कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? ब्लड करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या? हार्मोन। हार्मोन यानी कि हमारी बॉडी के अलग अलग कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो केवल हार्मोन सीक्रेट करते हैंगे, और वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो डक्ट वाले हो सकते हैं, डक्टलेस हो सकते हैंगे, एंडोक्राइन हार्मोन्स या एक्सोक्राइन हार्मोन्स जिसको हम कहते हैंगे। कई बार हमें एक्सटर्नली बाहर से भी हार्मोन्स लेने की जरूरत पड़ जाती है, बहुत सारे केसेस होते हैंगे। तो आपने अगर एक्सटर्नली लिया है या आपकी बॉडी ने कुछ सीक्रेट किया है हार्मोन और उसको दूसरी जगह डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसके लिए भी ब्लड यूज होता है। ब्लड हार्मोन को उसकी जगह पर पहुंचा देता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है ब्लड का प्रोटेक्शन। अब आप सोचोगे कि ब्लड हमारी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करता है? पहला तो बहुत सिंपल है कि हाँ ठीक है, कट लग गया, खून बह रहा था तो क्लॉट बन गया, तो उसने हमें बचा लिया मरने से। वो एक अलग तरह की प्रोटेक्शन हो गई। आपको हमेशा तो खून बहता नहीं रहता है, हमेशा तो चोट नहीं लगती है। रेयर कंडीशन में कभी कभार किसी को बहुत फीटल एक्सीडेंट हो जाता है, कभी घातक होता है, तो वहां पर क्लॉट की जरूरत होती है, बनना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन से भी बात नहीं बनती। छोटे मोटे कट लग जाते तो हाँ वो मान सकती कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ब्लड। लेकिन और कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? हमने पढ़ा था ब्लड के अंदर कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा पार्ट होता है,
फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। और प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या पढ़ा था हमने, फाइब्रिनोजेन, जो एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो वो हेल्प करता है क्लॉट के लिए। और तो और प्लाज्मा बनाता है क्या, एंटीबॉडीज। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है, और ऐसा पैथोजन एंटर करता है जो आपकी बॉडी उससे लड़ सकती है, तब जाके एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म हो जाएगी। और वो क्या करेगा, एंटीबॉडी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये प्रोटेक्शन वाला फंक्शन हो गया। तो वो एंटीबॉडी कहाँ बनी, वो कहीं पर भी बनी हो, लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट कौन करा रहा है, ब्लड करा रहा है। तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज घूमती रहती हैं, और जहां पर जरूरत होती है वहां पर जाके वो अटैक कर देती है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है, बहुत इजी एग्जाम्पल होता है क्या, हमें जब सर्दी हो जाती है, जुकाम लग जाता है, जैसे बोलते हैं ना कम्युनिकेबल डिसीज होती है, छूने से हो जाती है। अगर किसी घर में सर्दी है तो आपको भी सर्दी हो जाएगी। क्यों, कहीं ना कहीं आप सरफेस को टच कर देते हो और वहां पे वायरस होता है और वो आपके अंदर चला जाता है। जैसे ही अंदर चला जाता है, आप 2 से 3 दिन के अंदर थोड़े दिन बाद ठीक हो जाते हैं, या हार्डली 5 दिन लग जाते हैं आपको सर्दी ठीक होने में। क्या कभी ऐसा हुआ है आपको सर्दी हुई और महीनों से चली रही है, वो कभी सही नहीं हो रही है? नहीं, वो अपने आप भी ठीक हो जाती है, आप मेडिसिन ले लो तो भी ठीक हो जाती है। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर सर्दी पूरी तरीके से चली जाती है। क्यों चली जाती है सर्दी, ऐसा क्या हमारी बॉडी के अंदर, बोलते हैं इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। कैसे इम्यूनिटी अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है, जो सर्दी होती है या जुकाम होता है, बच्चे को, छोटे से बच्चे को बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है। जब आप थे बहुत छोटे से बच्चे तब आपको सर्दी हो चुकी, आपकी बॉडी आइडेंटिफाई कर चुकी है एक वायरस को, जो बार बार आपको आता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर। कभी आप स्कूल से आपको सर्दी हो गई, कभी पार्क से सर्दी हो गई, कभी आप कहीं घूमने गए वहां सर्दी हो गई, मौसम चेंज हुआ तो सर्दी हो गई। तो वो वायरस कैसा हो गया है, आपकी बॉडी के लिए हैबिचुएटेड हो चुका है, जान चुका है कि भैया ये तो आएगा ही आएगा, हर 2-3 महीने में एक बार आ जाएगा, पहले से एंटीबॉडीज बना के रख लो। तो वैसे जब पहली बार वायरस आपकी बॉडी में आया था तो एज ए वो एंटीजन आया था। क्या आया था, एंटीजन बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। आया, हमारी बॉडी ने क्या किया, एक एंटीबॉडी बना ली उस वायरस एंटीजन के लिए, और उसको खत्म करने के लिए उसने फिर जो भी उसको प्लान करना होता है वो करती है। तो हमारी बॉडी के अंदर सर्दी जुकाम के लिए पहले से बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी आपको सर्दी होती है, थोड़े से सिम्टम्स आते हैं, आपकी नोज बहती है, थोड़ा सा कफ बन जाता है, खांसी होती है, 3-4 दिन बाद आप ऑटोमेटिकली सही होते हैं। आप अपने आप इसीलिए सही होते हो क्योंकि आपके अंदर जो एंटीबॉडीज होती है बहुत सारी, जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो उस एंटीजन को धीरे धीरे मारती रहती हैं और आप कुछ दिन बाद ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लड आपको क्या करवा देता है, प्रोटेक्शन करवा देता है। किस तरीके से, एंटीबॉडी से। और ये एंटीबॉडी कौन बनाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो बना लेते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका, क्लॉटिंग फैक्टर वाला। क्लॉटिंग फैक्टर्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करवाते हैं क्लॉटिंग में। थर्ड फंक्शन होता है क्या, रेगुलेट करना। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेजेंट है तो 2 चीजें आपकी बॉडी में रेगुलेट हो सकती हैं। पहली, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी पीएच ऑफ द बॉडी। देखो, बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट हो सकता है, ब्लड कैसा है, लिक्विड है। पानी को गैस के ऊपर रखोगे, ऑन कर दोगे तो पानी क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। छोड़ दो, गैस बंद कर दो, वो अपने आप ठंडा हो जाता है। तो लिक्विड है, गर्म भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में है, गर्म भी हो सकता है, हल्का सा ठंडा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ना ज्यादा बढ़ने देता है ना ज्यादा कम होने देता है। कौन, ब्लड। कैसे, वो आपको नहीं जानना है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो ये सारे फंक्शंस कराने में हेल्प करती हैं। तो ये पार्ट हो गया क्या, आपका फंक्शन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। पहले भी हमने पढ़ चुका है लेकिन कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे, इसलिए हम दोबारा से देख रहे हैं। फर्स्ट हमने ये तो देख लिया था कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा ऊपर वाले पार्ट में, अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट कर देते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं उसके कंपोनेंट्स को, तो प्लाज्मा हमेशा ऊपर आएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, यानी कि वो लिक्विड पार्ट होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो नीचे डाउन पार्ट में सेटल हो जाते हैं। जो प्लाज्मा पार्ट होता है, लिक्विड होता है, वो पेल येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है। उसके अंदर हमने 3 प्रोटीन्स पढ़े थे, फाइब्रिनोजेन पढ़ा था, ग्लोबुलिन पढ़ा था एंड एल्बुमिन पढ़ा था। ये तीनों प्रोटीन्स
के साथ में और भी प्रोटीन्स होते हैं, बट ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं, इनका भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती है। तो यानी कि ये तीनों प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारी प्रेजेंट है किसमें? ब्लड के अंदर। साथ ही साथ प्रेजेंट है ब्लड के अंदर कुछ आयन्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन आप याद कर सकते हो, जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था, तब हमने क्या देखा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, टिश्यूज में प्रेजेंट होती है, उसको जो बाहर जाना होता है तो वो क्या करती है? ब्लड के साथ में मिक्स हो जाती है। ब्लड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके क्या बना लेते हैं? बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट में से एक H रिमूव हो जाता है तो वो बन जाता है क्या? बाइकार्बोनेट आयन। और यही मूव करते हुए जाता है कहाँ? लंग्स के पास में, एल्वेलाई के पास में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है बाहर हमारी बॉडी से। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर, क्योंकि हम जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस कंटिन्यूस करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं, सांस रिलीज करते रहते हैं, तो हमारी ब्लड के अंदर भी ये आयन जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ बायोमोलिक्यूल्स की जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लूकोज, कुछ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स का पार्ट होते हैं ये, और कुछ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं ये। इसका फंक्शन कितने होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, होता है। ब्लड के अंदर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, होते हैं। ब्लड के अंदर कुछ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, होता है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? CF यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होना ही चाहिए। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? जमेगा नहीं, यानी कि कट होगा तो खून बहता रहेगा, वहां पर डार्क ब्राउन कलर का जो बनता है एक लेयर बन जाती है, वो फॉर्म नहीं होगी। तो ये हो गया क्या? आपका कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट यहाँ पर ये है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ने से पहले, कि जो ब्लड होता है उसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दूं या निकाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक, ये तो पता है कि ब्लड फिर कंटिन्यू बहेगा, वहां पे क्लॉट नहीं बनेगा, लेकिन उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को हम बोलते हैं सीरम। आपने कई बार सुना होगा कि टेस्ट होता है तो सीरम टेस्ट होता है, ब्लड का जो टेस्ट होता है, सीरम टेस्ट करवाया हॉस्पिटल्स में, पता चलता है। सीरम क्या होता है? डॉक्टर या जो भी नर्स होती है वो ब्लड तो पूरा रिमूव करती है आपकी बॉडी से, लेकिन उस ब्लड में से, यानी कि अगर हम बात करें जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, लिक्विड पार्ट है, उसमें से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें, ठीक है, मैंने ब्लड ले लिया, ब्लड के अंदर मुझे पता है प्लाज्मा प्रेजेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसको साइड कर दो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हटा दो, केवल प्लाज्मा की बात कर रही हूँ, लिक्विड पार्ट की बात कर रही हूँ। इस लिक्विड पार्ट में से भी मैंने क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल के फेंक दिया, तो मेरे पास क्या बचा? प्लाज्मा तो बचा, लेकिन अब इस प्लाज्मा को मैं प्लाज्मा नहीं बोलूंगी क्योंकि इसके पास क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? सीरम। तो सीरम एक तरह का प्लाज्मा ही है, प्लाज्मा सीरम दोनों सेम है, लेकिन प्लाज्मा जो है उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो तो उसको हम सीरम कहते हैं, और ये सीरम के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर ऐड कर दोगे तो वो प्लाज्मा बन जाएगा, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर माइनस कर दोगे तो वो सीरम बन जाएगा। तो ये एक पॉइंट था।